हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज से हम कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा और इतिहास यह शब्द कैसे बना है या इतिहास शब्द की निर्मित कैसे हुई है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले इतिहास शब्द यह किन अक्षरों से मिलकर बना है। इति प्लस ह प्लस आस, इन अक्षरों से मिलकर इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही हुआ था या अतीत का अध्ययन कराने वाले को हम इतिहास कहते हैं। इसी परिभाषा को या इतिहास को ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने इतिहास को हिस्ट्री शब्द से पुकारा। हिस्ट्री शब्द का मतलब है बुनना। अब हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते? फादर ऑफ हिस्ट्री उनका नाम है हेरोडोटस, मतलब इतिहास के पिता या इतिहास के जनक हेरोडोटस जी को कहा जाता है। अगर हम इतिहास के शाब्दिक परिभाषा के बारे में देखें तो इतिहास के अंतर्गत अब तक घटी घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाले घटनाओं का कालक्रम अनुसार वर्णन होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम अब तक घटी घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाले घटनाओं का कालक्रम अनुसार जो है अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये था हिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं के पाठ पहले का नाम क्या है। पाठ पहला, कक्षा 8वीं के पाठ पहला है इतिहास के साधन। हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि इतिहास किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब हम देखेंगे कि साधन, जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी जानकारी को हम हासिल करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे हम उस जानकारी का साधन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम इतिहास के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को इतिहास के साधन कहते हैं। मतलब कि जिससे हमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिले, जिस साधन से हमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलता है उसे हम इतिहास के साधन कहते हैं। अब हम देखेंगे इतिहास के साधन जो है, इतिहास के साधनों के इस पाठ में हम इतिहास के साधन कौन कौन से हैं उनका हम एक एक करके उनको देखेंगे। बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन 4 भागों में सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्ययुगीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास और चौथा है स्वतंत्रोपरांत इतिहास। इन 4 भागों में भारत के इतिहास को विभाजित किया गया है। ये हमारे हुए भारत के 4 इतिहास। लेकिन अब इसी कालक्रम अनुसार ये जो हम लोग भारत के इतिहास के जो कालक्रम है, जो 4 भाग है, उनके जो है इतिहास के साधन का स्वरूप जो है कालक्रम अनुसार जो है बदलता रहा है ना।
जैसे कि प्राचीन काल के इतिहास के जो साधन का स्वरूप था वो कुछ और है, मध्य युगीन में आके इतिहास के साधन का स्वरूप बदल गया। उसी प्रकार से हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का यहाँ पे इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास के कौन कौन से साधन हैं। उससे पहले बच्चों आपको बता दूं कि आपने इससे पहले प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है आपने। प्राचीन काल में आप लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद का काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल जिसे कहा जाता है, जो मौर्य काल के बाद जो काल आया था उसको मौर्योत्तर काल कहते हैं, गुप्त काल, इन सभी का आप लोगों ने कक्षा 7वीं और कक्षा 6ठी में आपने इसका अध्ययन भलीभांति किया है। और देखा जाएगा उसके बाद आप लोगों ने मध्ययुगीन काल में जो है संतलन काल पढ़ा होगा, जिसमें लोध वंश वगैरह आए थे। उसके बाद मुगल काल आया हमारे यहाँ पे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि बाबर राजा जो आया था हमारे भारत में किस प्रकार से राज करने, उनका राज विजयनगर का आप लोगों ने अध्ययन किया है। उसमें बहमनी, इसका भी आप लोगों ने अध्ययन किया। मराठा, धार्मिक आंदोलन, और इन सभी का आप लोगों ने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास में आप लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम जो इतिहास देख रहे हैं कक्षा 8वीं में, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास का जो समय है वो कब से हुआ? तो विदेशियों के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम विदेशियों का आगमन, साम्राज्य स्थापना, आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक अस्वतंत्र संघर्ष, ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। कि हम आधुनिक भारत का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उससे हमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत विदेशी लोग कब हमारे भारत देश में आए, उनका आगमन कब हुआ, और वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के कब किए, उसके बाद उनके द्वारा आर्थिक शोषण किस प्रकार का यहाँ हुआ, और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हमारे यहाँ पे कब चला, और स्वतंत्रता का संघर्ष, ये जो है हमारे जो है आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। इन्हीं सभी की जानकारी हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों के द्वारा हमें अध्ययन करने को मिलता है कि जब आधुनिक भारत का दौर चालू हुआ तब किस प्रकार से लोग हमारे ऊपर शासन किए, लोगों ने किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य किए, उस समय क्या क्या इमारतों का निर्माण किया गया, उस समय कौन कौन से वस्तुओं का निर्माण किया गया, इन सभी का अध्ययन हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों में पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के साधन कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के जो साधन हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, और तीसरा है मौखिक साधन। यह जो साधन है वो आधुनिक भारत के इतिहास के साधन कहलाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इन साधनों के अलावा भी हमारे इन्हीं के जैसा ही जो है आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित साधन है, जिसे हम दृश्य श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का इसमें समावेश
किया जाता है। यह जो साधन है वो जो है तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। अब हम एक एक करके सभी साधनों को देखेंगे। सबसे पहला है भौतिक साधन। अभी भौतिक का मीनिंग क्या होता है कि भौतिक का हम सब लोग जानते हैं, किसी वस्तु को हम लोग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम भौतिक बोलते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अरे छू सकते, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम भौतिक। अब लेकिन भौतिक साधन क्या होता है? भौतिक साधन उसे कहते हैं जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे साधनों को हम भौतिक साधन कहते हैं। इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में भिन्न वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जाता है। मतलब भौतिक साधनों, ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ा, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों, ये सारे जो चीज हैं इसे ही हम लोग भौतिक साधन कहते हैं। अब देखेंगे हम भवन और वास्तु। ठीक है, जिसमें से वास्तु आप लोगों ने देखा होगा, भवन का मतलब सबको मालूम है कि भवन किसे कहते हैं। कोई जैसे कि इमारत है, कोई महल है, उसे हम भवन कहते हैं। मगर वास्तु यह किसे कहते हैं? वास्तु का मतलब होता है किसी चीज की निर्मित स्थान जहाँ पे ईंट, पत्थर, सीमेंट या लकड़ी आदि से निर्मित जो स्थान होता है या इमारत या भवन हुआ, उसका स्थापित किया जाता है, या कहा जा सकता है उसे मकान की जो नींव पड़ती है उसे हम वास्तु कहते हैं। या मकान का जो नक्शा बनाया जाता है, मकान बनाने के योग्य जिन स्थान का चयन किया जाता है उसे हम वास्तु कहते हैं। अब वास्तु के अंतर्गत जिन चीज़ों का उपयोग हम, जैसे कि लोहे से तलवार बनाते, लोहे से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग वास्तु कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी अब हम देखेंगे आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेजी सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। मतलब यहाँ पे यह है कि आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड कब से माना जाता है। ऐतिहासिक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड कब से है। ठीक है, अब देखेंगे ऐतिहासिक कालखंड, जो आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड जो है यूरोप और जब भी हमारे देश में अंग्रेजी सत्ताधीश आए थे, यानी अंग्रेजी सत्ताधीश जो आए थे, और जो हमारे देश में भारत के रियासतदारों की जब शासन व्यवस्था थी, मतलब इन्हीं का ही खाली यहाँ पे व्यवस्था, शासन इन्हीं का चलता था, इन्हीं के द्वारा जो भी कार्य होता था, ये अपना ही जो है शासन चलाते थे, उसी कालखंड से माना जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माण हुआ था। और ये जो कालखंड है यूरोप का, 1453 में यूरोप लोग हमारे देश में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, और 1600 ईस्वी में अंग्रेजी लोग हमारे देश में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। ठीक है, हमारे देश में अनगिनत लोग आए थे जो व्यापार करने की दृष्टि से, तो वहाँ से माना जाता है। लेकिन देखेंगे तो हमारे देश में
जो है पुर्तगाली भी आए थे। ये जो है पुर्तगाली हमारे देश में 1458 में आए थे। डच जो थे हमारे देश में 1595 में आए थे। उसके पहले यूरोपीय लोग जो तो मैंने आपको बताया 1453 में आए थे। और अंग्रेज हमारे देश में 1600 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आए थे हमारे देश में फ्रांस लोग, ठीक है, ये आए थे 1664 में। लेकिन और अंग्रेजों ने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने किया। उन्होंने 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और उसके बाद यूरोपीय लोगों ने भी हमारे देश में कंपनी स्थापना की थी 1602 में। आए तो पहले यूरोप लोग थे, मगर कहा जाता है कि इतिहास से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यूरोप हमारे देश में पहले आए, लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए या अपना शासन चलाने के लिए या उनके द्वारा व्यापार जो है हमारे देश में जो कंपनी स्थापित की गई थी वो 1602 में किया गया था। अंग्रेज आए बाद में है यूरोप से, लेकिन अंग्रेज जो है यूरोप से पहले ही जो है अपनी कंपनी की स्थापना भारत में उन्होंने किया है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि इन रियासतदारों के द्वारा यूरोपीय और अंग्रेजी और रियासतदारों के जब शासन कालखंड चल रहा था, शासन व्यवस्था जब इनकी थी, उसी समय जो है अनेक प्रकार के जो है भवनों, पुतलों, सड़कों, प्याऊ, फवारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया था। मतलब इन्हीं के कालखंडों में इन सारी चीजों का निर्माण किया गया था। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश किया जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर प्रशासन का मतलब क्या होता है। लोगों के हित के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसके प्रबंध किया जाता है ना। नगर, संस्था आदि के अधिकार जो होता है वो उसका प्रबंध करने वालों को हम कहते हैं कि प्रशासन, जिसके द्वारा इसी प्रशासन में प्रशासनिक कार्यालय बनाए। प्रशासनिक कार्यालय जो है वो इस कार्यालय में जो है लोगों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली में संसद भवन, वहाँ पे बैठक होती है, उसमें जो है प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। अपने देश में हित के लिए, लोगों के हित के संबंधी जो है कार्य वहाँ पे किए जाते। अधिकारी कौन होते हैं? जो उसमें कार्य करते हैं उसे हम अधिकारी कहते हैं। किसी भी पद पर या किसी भी संस्था में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें अधिकारी कहते हैं। और जो नेताएं थे, इन सभी को रहने के लिए उनके लिए जो है एक आवास बनाया गया, मतलब निवास स्थान बनाया गया था, जो उनके लिए अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। मतलब उनको रहने के लिए एक भवन बनाया गया था, यह स्थान बनाया गया था, जिसमें जो कार्यरत लोग हैं इन सभी पदों पर, उनको रहने के लिए उन्हें स्थान दिया गया था। अब देखेंगे रियासतदारों। रियासतदारों का मतलब तो राज्य करने वाला, जो अपना राज्य करता, जो राजा होता है, उन्हें कहते हैं। और रजवाड़ों मतलब उनके लिए रहने का जो स्थान बनाया जाता है, जो महल बनाया जाता है राजों के लिए, उनको बोलते हैं रजवाड़ा। ऐसे रियासतदारों, रजवाड़ों के किलों, कारावासों जैसे इमारतों का इसमें समावेश किया गया है।
इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारत आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती है। देखा जाएगा कि हमें जो है भौतिक साधनों के द्वारा हमें आज भी जो है ये सारी जो इमारतें बनाई गई थी, ये हमें वास्तु में अनेक भवन तथा इन वास्तु में जो भी अनेक भवन या इमारतों को बनाया गया था, आज भी वो अच्छी तरह से हमें देखने को मिलती है। इसके सिवाय देखेंगे कि जो कुछ वास्तुएं हैं उसे जो है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, स्मारक का मतलब क्या होता है, किस स्मारक का करने का मतलब स्मरण करने की, याद बनाए रखने के लिए, है ना। स्मारक का मीनिंग होता है यादगार के लिए, किसी विशेष घटना या व्यक्ति की स्मृति में बनी हुई कोई भी संरचना को उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए जो भी संरचना की जाती है उसे हम लोग स्मारक कहते हैं। मतलब उसकी याद बनी रहे हमारे लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, उसे ही हम लोग स्मारक कहते हैं। तो उसके जो है हम उसी वास्तु को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है कि लोग जो है राष्ट्र को याद करने के लिए उस स्मारक को देखें। तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किया, जो भवन बनाए गए थे उसमें संग्रहालय, जिसमें जो है ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है उसकी स्थापना कर दी गई। जैसे कि अंडमान की सेलूर जेल है। यहाँ पे अंडमान में जो सेलूर जेल है, आखिर वो भी तो एक भवन है। उस जेल का निर्माण किया गया था, जो उस समय के जो अपराधी लोग रहते थे उनको कैद करने के लिए अंडमान में जो है सेलूर जेल का निर्माण किया गया था। ठीक है।